हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में अपना फाइनल चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 16। ये आपके 2 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से आपके एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक आपके फिलअप आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन लिखनी है। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ, एक बार आपके बोर्ड में एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन आ रखी है, एक बार वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन आ रखी है। सारी डेफिनेशन इसी पैटर्न में लिखनी है। तो इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंजेज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर लिखेंगे तो एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी। वाटर लिखेंगे तो वाटर पॉल्यूशन की, सॉइल लिखेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन की, और सबके नाम लिख देंगे तो सिर्फ पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी। और एजेंट्स जो ये अनडिजायरेबल चेंजेज लाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट के हार्मफुल इफेक्ट लिखने हैं। तो 2 काफ़ी होंगे, वैसे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज डेथ ऑफ प्लांट। और एनिमल में क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उससे रिलेटेड डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है राइट द फैक्टर विच डिसाइड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट के जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो कौन से फैक्टर डिसाइड करता है। तो पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है जो आप फेस कर रहे हो, और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स में एक तो आते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो कहाँ से आते हैं, थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स से आते हैं। एक होते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, जिसमें ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के। एक पॉलन ग्रेन होते हैं, और नॉइस को भी बाद में एयर पॉल्यूटेंट माना गया। नेक्स्ट है विच डिवाइस यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये वाला, और स्क्रबर, इन दोनों के डायग्राम, दोनों में से किसी एक का डायग्राम आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इन दोनों को तैयार कर ले। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल वाइक्यूलर एयर पॉल्यूशन। मतलब व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन होता है उसे कम करने के क्या तरीके हैं। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑटोमोबाइल की प्रॉपर मेंटेनेंस का ध्यान रखना चाहिए, सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल की जगह। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होता है ऑटोमोबाइल में फिट किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो पॉइजनस और हार्मफुल गैसेज निकलती है उसका इमिशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। इसमें पीटी, पीडी, आरएच ये कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में, और NO को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन हेल्थ। तो नॉइज जो है वो क्या करता है, हियरिंग डिसेबिलिटी कॉज करता है, स्लीपलेसनेस करवा सकता है, हार्ट बीट बढ़वा सकता है, ब्रीथिंग पैटर्न को क्या कर सकता है, अल्टर्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, और स्ट्रेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है सीएनजी एक अच्छा फ्यूल है, क्यों। तो सीएनजी जो होता है वो पेट्रोल के कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होता है, और पीछे अनबर्न्ड जो हिस्सा होता है वो बहुत कम होता है। सीएनजी पेट्रोल के कंपेयर में काफ़ी सस्ती होती है, और इसकी चोरी नहीं की जा सकती, और इसे अडल्ट्रेट नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, गाड़ियों में अपन कैटालाइटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। लेड जो होता है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, तो फिर वो पॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इस वजह से अपन को लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, मैंने अभी बोला आपको किसी की भी डेफिनेशन दे वही पैटर्न में लिखना है। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन है तो वाटर लिख दिया, एयर लिख देंगे तो एयर पॉल्यूशन की हो जाएगी। राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, तो बीओडी को ये इंक्रीज करता है, बेसिकली डिजोल्व ऑक्सीजन को घटा देता है, एल्गल ब्लूम करवा सकता है, बायो मैग्निफिकेशन करवा सकता है, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन करवा सकता है, और इसमें पैथोजन होते हैं। एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये आप में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक और फ्री फ्लोटिंग एल्गी। ये याद रखें कि जो एल्गी होती है वो कौन सी होती है, जो सरफेस पे ग्रो करे, इसे अपन क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम के इफेक्ट क्या होंगे, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को घटा देती है, तो बीओडी को क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, कलर इम्पार्ट करती है, और वाटर की क्वालिटी को घटा देती है, और फिश मॉर्टेलिटी जो होती है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, सॉरी घटा देती है, मतलब फिश मरने लगेगी। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन। ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। डिजेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस और कोलेरा।
नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ है। इसमें इस चैप्टर में स्टार्ट से ही आपके बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। अभी इस बार एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक फिलअप कर दिया गया। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव लेवल, उसे अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे कि वाटर में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इस अमाउंट में था, धीरे धीरे ये देखो बढ़ता गया और ऑल द वे 25 ppm तक बढ़ गया। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्यों शो करते हैं? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अपन मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, ना एक्सक्रिएट कर पाते, तो धीरे धीरे ये अपनी बॉडी में स्टोर होता है, फिर नेक्स्ट जो भी फूड मतलब ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें पास होता रहेगा। वाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन बर्ड कॉज डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो देखो इतनी डीडीटी की कंसंट्रेशन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती, जिससे क्या होगा? एग सेल जो होंगे, जो बर्ड एग देंगे उनका एग सेल थिन होगा और इट अल्टीमेटली कॉज प्री मेच्योर ब्रेकिंग एंड डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जनरली एक लैग की एजिंग होती है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और पॉल्यूटेंट और ह्यूमन एक्टिविटी इस चीज को, एजिंग प्रोसेस को जल्दी कर देती है, मतलब स्पीड बढ़ा देती है। इसे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कैसा होता है? सीवेज और पॉल्यूटेंट जो होगा वो एल्गी की ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट करेगा, जिससे बीओडी बढ़ेगी और डिजोल्व ऑक्सीजन घटेगी, जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगेगी। इससे और बीओडी जो होगी वो और इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं लिखना है, इंक्रीज लिखना है। और बीओडी जो होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, और ये सब यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर देगा। वार्म वाटर इज ऑल्सो अ वाटर पॉल्यूटेंट, एक्सप्लेन। तो वार्म वाटर क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाती है, और टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट भी जो होते हैं अफेक्ट होते हैं। इस वजह से एक्वेटिक फ्लोरा और फौना अफेक्ट होता है। डिफाइन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों मेथड का इस्तेमाल करना है वाटर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। फोम क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये एक सिटीजन ग्रुप है जो क्या करता है? अपटेकिंग एंड सेफ गार्डिंग ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन टाउन ऑफ आर्कटिका मास। बायोलॉजिस्ट ऑफ हम्बोल्ड यूनिवर्सिटी और टाउन पीपल ऑफ आर्कटिक मास आर पार्ट ऑफ फोम। फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मास जो है इसकी फुल फॉर्म होगी, आप यहाँ लिख लें, मैंने वैसे आगे फिलअप में लिख रखी है। इकोसैन क्या होता है? इकोसैन क्या होता है? इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन को क्या कहते हैं? इकोसैन कहते हैं। ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिससे ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है। किस फॉर्म में? ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट के फॉर्म में। ये प्रैक्टिकल मेथड है, एफिशिएंट मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, और इससे ह्यूमन एक्सक्रीटा को पानी के साथ निकालेंगे नहीं तो वाटर पॉल्यूशन कम होगा, और साथ में ह्यूमन एक्सक्रीटा को फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट द मेथड टू मैनेज सॉलिड वेस्ट। तो या तो आप जला सकते हो, जलाने से पॉल्यूटेंट की साइज क्या होगी? घटेगी। या सैनिटरी लैंडफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है? तो हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं हैजार्डस होते हैं, क्योंकि उसमें डिसइंफेक्टेंट और हार्मफुल केमिकल्स और पैथोजन होते हैं। तो एक ही तरीका बचता है, उन्हें जला देंगे, ठीक है? ई वेस्ट क्या होता है? इरिपेयरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं ई वेस्ट कहलाते हैं, और इसको कैसे ट्रीट करेंगे? रिसाइकलिंग ही एक सॉल्यूशन है। एग्रोकेमिकल्स क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, ये सब क्या कहलाते हैं? एग्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। राइट द वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल ऑन एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है, साथ में ये जो सॉइल के यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको, उनके लिए टॉक्सिक सब्सटेंस का काम कर सकता है। एक्वेटिक सिस्टम में क्या करा सकता है? ये एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन करवा सकता है, अपन ने पढ़े थे फर्टिलाइजर, ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉब्लम एसोसिएट विथ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट एक तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है। आपको पूछ भी सकते हैं कि कहाँ होते हैं, कहाँ हुआ है ऐसा, तो 3 माइल आइलैंड और चर्नोबिल इंसिडेंट। और सेफ डिस्पोजल जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, ये भी एक क्या है? प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, अगर हाई डोज हो तो लेथल है, लो डोज हो तो कैंसर कर सकती है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, वो सन वाला, और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार ये पूछा था 2 गैस के नाम बताइए, एक बार ये पूछा था 4 गैस के नाम बताइए। आपको जो भी पूछे यहाँ से लिखना है। 1 गैस पूछे तो CO2, 2 गैस पूछे तो ये 2, 3 गैस पूछे तो ये, और 4 गैस पूछे तो ये, क्योंकि ये इनके परसेंटेज भी है, उसको भी याद रखें। अगर आपको पूछे प्राइमली रेस्पॉन्सिबल कौन होता है तो CO2। 2 प्राइमली रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? CO2 और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती है, और बढ़ाने की वजह से एवरेज टेम्परेचर जो होता है ग्लोब का बढ़ता है। और कितने से बढ़ जाता है? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, बढ़ चुका है। इसे अपन क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। हार्मफुल इफेक्ट बताने ग्लोबल वार्मिंग के, तो एक तो अब नॉर्मल एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा, जैसे अल नीनो इफेक्ट हुआ, मेल्ट होने लगेगी आइस, जिससे इंक्रीज हो जाएगा सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के तरीके क्या है? तो एक तो फॉसिल फ्यूल का कम इस्तेमाल होना चाहिए। जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी का इस्तेमाल करें। डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, और इंटरनेशनल एफर्ट करने चाहिए ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के। हार्मफुल इफेक्ट बताने यूवी रेज बी के, तो एजिंग कर देती है स्किन में, डैमेज कर देती है स्किन सेल को, कैंसर कॉज करती है। स्नो ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है होता क्या है स्नो ब्लाइंडनेस? क्या होता है? कैटरैक्ट में, सॉरी, अपने जो इन्फ्लामेशन करवा देती है आई लेंस की कॉर्निया में, और इससे परमानेंट कॉर्निया भी डैमेज हो सकता है, कैटरैक्ट भी हो सकता है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगेन मैंने ये फिलिप्स में डेफिनेशन लिख रखी है, आप वहाँ से अच्छे से तैयार करें। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसे मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या की गई थी? साइन की गई थी 1987 में, और इफेक्टिव हुई 1989 से। और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के इमिशन को कंट्रोल करती है। राइट टू एग्जाम्पल डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के डिग्रेड होने के 2 एग्जाम्पल दो। तो एक तो सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन, और एक वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज नॉन एज सॉइल इरोजन। और ये क्यों होता है? ओवर कल्टिवेशन हो जाता है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस की वजह से ये हो सकता है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? यही सारे पॉइंट वापस लिखने हैं। ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस, ये सब सॉइल इरोजन करवाता है। और सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा? पैचेज में एरिड रीजन बनेंगे, और वो सब जब कंबाइन हो जाएंगे तो डेजर्ट क्रिएट होगा, इसे डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। इरिगेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इस साल आ सकता है। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर इज हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। वाई? अगर अपन इरिगेशन करते हैं और पानी को वहाँ से निकालेंगे नहीं तो क्या होगा? वाटर लॉगिंग होगी। और वाटर लॉगिंग क्या करेगी? सॉल्ट को कहाँ पे लेके आ जाएगी? सॉइल की सरफेस पे। इससे वहाँ पर एक थिन क्रस्ट बन जाएगी। इट मीन्स सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज होगी, क्रॉप जो होगा उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा, और ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो क्रॉप की डेथ भी हो सकती है। राइट द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण बताओ। तो एक तो क्या करते हैं अपन? फॉरेस्टेड लैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्री को अपन टिम्बर, फायरवुड और कैटल ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ट्री के 2 इस्तेमाल लिखे, तो टिम्बर, और अपन क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं आप, ठीक है। जूम कल्टीवेशन, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण हो सकता है। जूम कल्टीवेशन क्या होता है? नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में क्या करते हैं फार्मर? क्या करते हैं? पहले ट्री को कट कर देते हैं फॉरेस्ट के, फिर उसे जला देते हैं, और इस एस का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, और लैंड का इस्तेमाल करते हैं ग्रेजिंग पे। फिर वहाँ से मूव कर जाएंगे और किसी और दूसरी जगह पे चले जाएंगे। इसे कहते हैं जूम कल्टीवेशन या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या होगा? एक तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी क्योंकि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, और डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। जे एफ एम क्या होता है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नमेंट क्या करती है? जो लोकल कम्युनिटी होती है उसकी हेल्प लेती है फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, और बदले में उन्हें कुछ बेनिफिट दे देती है। तो ये एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया। आपको पूछे सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल, तो GFM लिख सकते हैं।
राइट टू एग्जाम्पल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो एक तो अमृता देवी बिश्नोई वाला लिख सकते हैं, एक चिपको मूवमेंट लिख सकते हैं जो गढ़वाल हिमालय में 1974 में हुआ। अगला क्वेश्चन यही है, चिपको मूवमेंट क्या होता है? तो इन गढ़वाल हिमालय 1971 लोकल वुमेन जो होती है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कॉन्ट्रैक्टर को कट करने के लिए ट्री, और क्या की ट्री को हग किया, इसलिए इसे चिपको मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द integrated organic farming? It is a cyclical zero waste procedure where waste product from one process are cycled in nutrients for other procedure। इसमें एक वो अपने डागर भाई साहब का एग्जांपल है जिन्होंने बी कीपिंग और जो बायोगैस प्रोडक्शन और जो भी तरीका होता है मैन्योर बनाना, ठीक है, वो सब को इस्तेमाल करके क्या की थी? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। सैनिटरी लैंडफिल, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होता है? तो एक तरह के खड्डे होते हैं और ये अल्टरनेट है, ध्यान से इस लाइन को पढ़े। सैनिटरी लैंडफिल्स आर एडेप्टेड एज सब्सटीट्यूट फॉर ओपन बर्निंग, मतलब खुले में जलाने का एक सब्सटीट्यूशन है, जिसमें क्या करते हैं सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं लैंडफिल्स मतलब खड्डे खोद के उसमें डंप कर देते हैं और ऊपर नॉर्मली कचरा वचरा डाल देते हैं। नेक्स्ट है, राइट द थ्री कैटेगरी ऑफ वेस्ट। थ्री कैटेगरी कौन सी है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल। ये मुझे नहीं लगता पूछेंगे, पर फिर भी बुक में लाइन लिखी हुई है, यूरो नॉर्म्स थर्ड जिसे भारत सेकंड थर्ड कहते हैं, अभी यूरो नॉर्म्स 4 और भारत सेकंड 4 चल रहा है। यूरो नॉर्म्स सेकंड और भारत स्टेज सेकंड जो है वो सब जगह अब बंद हो चुका है। इसमें सल्फर लेवल, एरोमेटिक कंटेंट, इंजन वगैरह उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और यूरो नॉर्म्स 4 आपको पूछे कब से एप्लीकेबल है, तो अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है। ये कुछ एक्ट है मैंने एक साथ लिख दिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब दिया गया? 1986 में। एयर पॉल्यूशन एक्ट कब किया दिया? 1981 में। इसमें अमेंडमेंट चेंज कब किया गया था? 1987 में। क्या चेंज किया गया था? नॉइस को भी एयर पॉल्यूटेंट माना गया था। वाटर कंट्रोल एक्ट कब दिया गया? 1974 में, ठीक है। अब अपन कुछ फिलअप देखते हैं। एनी अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, उसे अपन क्या कहेंगे? नॉइस कहेंगे, ठीक है। CPCB क्या होती है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्क्रबर कौन से गैसियस को रिमूव करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। डिवाइस यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सी है? वाटर हाइसनीथ और आइकॉर्निया क्रेसिपस, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम अच्छे से याद रखें। द यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग, आपको यहाँ पे फिलअप के अलावा क्या दे रखी है? नेचुरल एजिंग ऑफ लैग। अब नेचुरल एजिंग लैग किसको कहते हैं? यूट्रॉफिकेशन। नेचुरल लिखा हुआ है यूट्रॉफिकेशन, आर्टिफिशियल लिखा होता है तो एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। अ सिटीजन ग्रुप जो कि अपकीपिंग करते हैं किसका? आर्कटामास का, तो वो क्या होंगे? फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स ऑफ आर्कटामास। इकोसॉन टॉयलेट वो भी वर्किंग मोड में कहाँ लगे हुए हैं? केरला और श्रीलंका में। एवरीथिंग दैट गोज आउट टू ट्रेस, अब ये इतनी सी डेफिनेशन किसकी है? सॉलिड वेस्ट की। अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइक्लिड मॉडिफाइड प्लास्टिक डेवलप बाय अहमद खान कंपनी, उसे क्या कहा गया था? पॉलीब्लेंड। और पॉलीब्लेंड को किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिटुमन के साथ, ठीक है। अ फार्मर नेम रमेश चंद्र डागर, ये कहाँ के थे? सोनीपत के, हरियाणा। परफॉर्म्ड इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी मैंने आगे समझाई थी, इनके नाम पे हरियाणा वो वेलफेयर क्लब वगैरह भी है जिसमें 5000 मेंबर के आसपास है। विदाउट एक फिलअप दे रखी है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस जो है -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय। बेसिकली ऐसी कोई इवेंट का नाम लिखना है, इफेक्ट का नाम लिखना है जो टेम्परेचर बढ़ाता है, तो कौन सा होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है कि बैड ओजोन कहाँ होती है और गुड ओजोन कहाँ होती है। तो बैड ओजोन कहाँ होती है? ट्रोफोस्फेयर में। अगर अपने सराउंडिंग में हो जाएगी बैड ओजोन तो क्या करेगी? वो हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है। और ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में तो गुड क्यों है? क्योंकि अपन को यूवी रेस से बचाती है। द थिकनेस ऑफ ओजोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट के फॉर्म में मेजर किया जाता है। द लार्ज एरिया थिन ओजोन लेयर ड्यू टू एक्शन ऑफ CFC, एक तो ये याद रखना है CFC की वजह से ऐसा होता है, उसे क्या कहते हैं? ओजोन होल। द कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन इंटरनेशनल ट्रीटी, और ट्रीटी का नाम लिखना है जो कौन सी थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। या आपके अभी बोर्ड के सैंपल पेपर में आया था, ऐसे कैसे फिलअप्स हैं। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, ये भी आपके अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड वन, तो इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। और वापस रिस्टोरेशन को क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन। डोज ऑफ हाई डोज ऑफ, हाउस डोज नहीं है, हाई डोज ऑफ यूवी
कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया को क्या कहते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस। ये अभी तक कभी आया नहीं है, पर मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंस्टीट्यूट अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एड। और ये क्यों दे दिया जाता है? उन गांव के लोगों को दिया जाता है, या उन लोगों को दिया जाता है जो क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। किसको मेजर करके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अमाउंट को या वेस्ट को मेजर किया जा सकता है? ये अपन 10 चैप्टर में भी किया था, बीओडी से कर सकते हैं। ओजोन गैस जो होती है वो कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। किसके एक्शन की वजह से ओजोन बनती है? यूवी रेज की वजह। और किसके ऊपर एक्शन होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन जो होती है ओजोन बनाती है, ओजोन वापस ऑक्सीजन में टूटती है, ये चलता रहता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? बैलेंस होता है। और ये बैलेंस डिस्टर्ब्ड कब होगा? किसकी वजह से होगा? सीएफसी की वजह से। ओजोन डिप्लेशन पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर। किस रीजन के ऊपर जनरली ओजोन डिप्लेशन सबसे ज़्यादा हुआ? तो कौन सा रीजन है? अंटार्कटिक रीजन पे। द मिक्सचर ऑफ। किसका मिक्सचर वाटर रिपेलेंट रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो किसका इस्तेमाल किया गया था? अपने पॉली ब्लेंड और बिटुमन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ में अपनी ये बोर्ड सीरीज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगा कि ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।